बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से मुतल्लिक। अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन पोजीशन इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing the object from that position to infinity where gravitational force becomes zero। स्टूडेंट, किसी सर्टन पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को उस सर्टन पोजीशन से इन्फिनिटी तक डिस्प्लेस करवाने में ग्रेविटेशनल फोर्स को जितना उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन उस ऑब्जेक्ट की उस सर्टन पोजीशन पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स को ही पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं, जो कि इक्वल होती है mgh के। स्टूडेंट, कॉमनली ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए हम यही एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन सिर्फ तभी वैलिड है जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। और ग्रेविटेशनल फोर्स नियर टू द अर्थ सरफेस कांस्टेंट होती है। मीन वो ऑब्जेक्ट्स जो नियर टू द अर्थ सरफेस मौजूद हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट नियर टू द अर्थ सरफेस ना हो, मीन अर्थ सरफेस से ज़्यादा हाइट पे हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ज़्यादा हाइट पे चला जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं होगी तो ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी वैलिड नहीं होगा। तो आज के इस टॉपिक में हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक वैल्यू फाइंड करेंगे जो अर्थ से किसी भी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन करेगा। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस है जिसका मैस m है और इसका रेडियस जो है उसको हमने कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट सपोज करें जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से किसी वन पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट का मैस जो है वो स्मॉल m है। इस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इस वन पोजीशन पे फाइंड करना चाहते हैं। तो आपने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट की सर्टेन पोजीशन पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि आप उस ऑब्जेक्ट को उस सर्टेन पोजीशन से इन्फिनिटी तक डिस्प्लेस करवाएं। तो इस डिस्प्लेसिंग के दौरान जितना आपको उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन उस सर्टेन पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। मींस दैट अगर हम इस वन पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हमें इस ऑब्जेक्ट को इस वन पॉइंट से किसी इन्फिनिटी पॉइंट तक डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास n जो है ये एक इन्फिनिटी पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ये आउट ऑफ ग्रेविटेशनल पॉइंट है जिसको हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है। अगर आप इस वन पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस ऑब्जेक्ट को इस वन पोजीशन से n जो कि इन्फिनिटी पॉइंट है यहाँ तक डिस्प्लेस करवाएं। जितना आपको इस ऑब्जेक्ट को 1 से n तक डिस्प्लेस करवाने में वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन इस वन पोजीशन पे इस स्मॉल m ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो देखें, जब हम 1 से n की तरफ जाएंगे, हम अर्थ सेंटर से अवे मूव कर रहे हैं, सम हाइट कवर कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मैस ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मैस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट और अर्थ सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है। तो ज़रा गौर से देखिए, इस फार्मूले में जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी तक लेकर जाएंगे तो सेंटर ऑफ अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो मीन ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। मीन्स दैट जब हम ऑब्जेक्ट को
1 से n तक डिस्प्लेस करवाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो यहाँ पे वर्क डन हमने फाइंड करना है और वर्क डन के लिए फोर्स का यूनिफॉर्म होना कंडीशन है, ज़रूरी है। तो जब कहीं भी फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, वहाँ पे हम क्या करते आए हैं प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, वहाँ पे हम लोग पाथ के पैचेस बनाते आए हैं, उसके स्टेप्स में उसको डिवाइड करते आए हैं। यहाँ पे भी हम लोग सेम यही काम करेंगे। 1 से n तक हमने वर्क डन फाइंड करना है। 1 से n तक हम लोगों ने इस पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया, तो इसके हम लोगों ने n नंबर ऑफ पैचेस बना लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, n से पहले वाला जो पॉइंट होगा वो n-1 होगा और उसके बाद n हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे पाथ के क्या बना लिए, छोटे छोटे स्टेप्स बना लिए। और आप यूँ कंसिडर करेंगे ये स्टेप्स इतने स्मॉल हैं कि इस दौरान जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, वो यूनिफॉर्म रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इन स्टेप्स का सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितना होगा वो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ये स्टेप 1 जो है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट 1 है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस होगा, चूँकि ये 1 पॉइंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R1 से। दिस इज़ R1। सेंटर ऑफ अर्थ से इस 1 पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल r1 से रिप्रेजेंट करें। सिमिलरली ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है, इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ वो हमारे पास r2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली पॉइंट 3 का जो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस होगा उसको r3 से रिप्रेजेंट करेंगे, r4 और n-1 का जो डिस्टेंस होगा उसको rn-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो n पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे rn-1 से। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे 1 to n। तो यहाँ पे हमने इसके स्टेप्स बना दिए इस पाथ के 2 3। सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम 1 to 2, फिर 2 to 3, फिर 3 to 4, फिर 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 अप टू सो ऑन n-1 to n। ये तमाम पैचेस के अलॉन्ग हम लोग वर्क डन की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे और ये जो तमाम पैचेस के अलॉन्ग वर्क डन होगा उसको हम सम अप करेंगे, उसको हम ऐड अप करेंगे, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम 1 to n। और ये जो टोटल वर्क डन होगा फ्रॉम 1 to n ये हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट 1 के इक्वल होगा। तो आइए अपना कैलकुलेशन जहाँ पे करते हैं। वर्क डन का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2। हम फर्स्ट पैच के लिए पहले कैलकुलेट कर रहे हैं 1 to 2। इस ऑब्जेक्ट को 1 से 2 तक डिस्प्लेस करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करें। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट D, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको ओपन करें, डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करें डॉट को, तो ये हो जाएगा F D इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब देखें ऑब्जेक्ट को 1 से 2 तक डिस्प्लेस करवा रहे हैं तो उसके लिए हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितनी लगेगी, दैट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ग्रेविटी की वजह से फोर्स होगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कवर करेगा, देखिए ऑब्जेक्ट 1 से 2 की तरफ जा रहा है तो ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा। इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा r से। ऑब्जेक्ट 1 से 2 तक ये डिस्टेंस कवर करेगा, इसको हम डेल्टा r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फोर्स हमारे पास होगी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट का हो गया डेल्टा r की इक्वल। और डेल्टा r किसकी इक्वल है, देखिए सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर पॉइंट 2 का जो पोजीशन है वो r2 है और सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर पॉइंट 1 का जो पोजीशन है वो r1 है। तो यहाँ पे देखें ये डिस्टेंस r2 r1, ये हमने 1 और 2 के दरम्यान में सेपरेशन बतानी है। तो r2 में से अगर r1 को माइनस कर दें तो बाकी यही सेपरेशन बचेगी। इसको हम लिखेंगे r2 माइनस r1। ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होगा इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2। अब अगर हम थीटा की बात करें, यहाँ पे थीटा कितना होगा, देखें स्टूडेंट ज़रा गौर से। ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्प्लेस करवा रहे हैं 1 to 2 ऊपर की डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और इस पर जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, यस वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी। फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लगेगी ड्यू टू ग्रेविटी
वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगी, और डिस्प्लेसमेंट इसका जो होगा डेल्टा आर वो अपवर्ड होगा। मीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे तो उस वक्त हमारे पास जो थीटा होगा उसको हम लोग नाम देंगे, वो इक्वल होगा 180 के, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये तमाम वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करें तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 का वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, एफ की वैल्यू ये पुट करें, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर इनटू डी कितना है R2 माइनस R1 इंटू कॉस 180। कॉस 180 डिग्री स्टूडेंट -1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना है। तो ये हमारे पास वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 कितना हो गया, कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, आर स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1 इंटू कॉस 180 -1 के इक्वल हो रहा है। माइनस से सारे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इक्वल होगा माइनस कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर इंटू R2 माइनस R1। इस एक्सप्रेशन को नाम दे दें 1 का। ये हमारे पास पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाने के लिए वर्क डन का फार्मूला है। अब यहाँ पे हम आर स्क्वायर की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए हम लोग सपोज करते हैं कि पॉइंट 1 और 2 के मिड में एक पॉइंट है जिसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस जो है वो आर के इक्वल है, या आप यूँ कहें कि आर जो है वो पॉइंट 1 और 2 का मिड पॉइंट है, और इसका जो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस होगा उसको हम आर से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने गलत लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे Rn-1 नहीं होना, सिंपली Rn होगा, क्योंकि n पॉइंट का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस होगा वो Rn होगा, और n-1 का जो डिस्टेंस बनेगा वो Rn-1 के इक्वल होगा। देखिए हमने यहाँ पे R को मिड पॉइंट बोला है 1 और 2 का। 1 पॉइंट का जो डिस्टेंस बन रहा है सेंटर ऑफ अर्थ से वो R1 है, और 2 का जो डिस्टेंस बन रहा है वो R2 है। चूँकि R इनका मिड पॉइंट है तो R को कुछ हम यूँ लिखेंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडिंग बाय 2। अब यहाँ पे हमने डेल्टा आर की वैल्यू लिखी थी R2 माइनस R1। यहाँ से R1 की वैल्यू निकालें या R2 की वैल्यू निकालें, उसको यहाँ पे पुट कर दें। हम यहाँ से R2 की वैल्यू निकालते हैं डेल्टा आर से। देखें ज़रा गौर से, R2 निकालना है, R1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे R2 किसकी इक्वल होगा, डेल्टा आर प्लस R1। R2 की इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में R2 की जगह पे पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 किसकी इक्वल है, डेल्टा R प्लस R1, और ये डिवाइडिंग बाय 2 हो गया। R1 प्लस R1 ऐड होके बन जाएगा 2R1 प्लस डेल्टा R, और नीचे 2 डिवाइड हो रहा है। अब ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है इसको सेपरेट सेपरेट इन दोनों के नीचे डिवाइड करें तो यहाँ R1 के साथ 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बच जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडिंग बाय 2। ये हमारे पास R की वैल्यू है, और हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर R स्क्वायर चाहिए। तो इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
ये हमने इसका स्क्वायर ले लिया। देखिए यहाँ पे R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपने मैथमेटिक्स में 10th क्लास में पढ़ा होगा a प्लस बी का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। R1 को a बोल दें, डेल्टा R ओवर 2 को b बोल दें, इस a प्लस बी का स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे ओपन कर दें, r स्क्वायर किसके इक्वल होगा, R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R डिवाइडिंग बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2a यहाँ पे R1 है और b क्या है, डेल्टा R डिवाइडिंग बाय 2। तो ये 2 से यहाँ पे कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए डेल्टा R डिवाइडिंग बाय 2 का स्क्वायर, डेल्टा R जो है वो 1 और 2 के दरमियान में सेपरेशन है, ये वेरी स्मॉल सेपरेशन होगी, ऊपर से इसको डिवाइड भी किया हुआ है, मज़ीद स्मॉल हो जाएगी और उसका स्क्वायर भी है, मीन इसका जो अंश है अगर इशारे में आता है और उसका स्क्वायर लें तो ये फर्दर स्मॉल हो जाएगा। तो इस एंटिटी को यहाँ से निगलेक्ट कर दें, ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, बाकी को लिख दें R स्क्वायर इज़ इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 इनटू डेल्टा R। ये इक्वेशन बची। अब डेल्टा R किसकी इक्वल है, डेल्टा R इक्वल है R2 माइनस R1, इसकी वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए और R स्क्वायर किसकी इक्वल आया, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R2। ये R स्क्वायर का वैल्यू अब इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडिंग बाय R स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, R1 R2 यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे R2 माइनस R1 के नीचे R1 R2 डिवाइड हो रहा है, अगर इसको इसके नीचे सेपरेट लिखें तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R2 के नीचे डिवाइड करें इसको सेपरेटली, R1 R2 माइनस R1 डिवाइडिंग बाय R1 R2। तो यहाँ पे R1 R2 को इनके नीचे सेपरेटली डिवाइड करने से R2 R2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 R1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग इक्वेशन को लिख दें यहाँ पे, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 और इस इक्वेशन को नाम दे दें 2 का। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2। देखिए अगर हम बात करें वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 तो यहाँ पे आ रहा है 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। सिमिलरली अगर हम लोग वर्क डन निकालें फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 3, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 3, तो ये किसकी इक्वल होगा, यस
माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू 1/r2 माइनस 1/r3। अगेन अगर हम वर्क डन निकालें फ्रॉम 3 to 4 तो ये किसकी इक्वल होगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू 1/r3 माइनस 1/r4। यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट होनी है उसी हिसाब से आर की सबस्क्रिप्ट भी चेंज करते जाएं अप टू सो ऑन। अगर हम लोग तमाम पैचेस का वर्क यहाँ पे लिख दें और लास्ट पैच की बात करें वो हमारे पास n-1 to n था, तो उसके लिए वर्क डन कैसे हो जाएगा? वर्क डन फ्रॉम n-1 to n। ये भी किस तरह से होगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इनटू 1/r(n-1) माइनस 1/rn। तो ये हमारे पास 1 से लेकर n तक जितने पैचेस थे उन तमाम पैचेस के अलोंग वर्क डन के एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। चूँकि हमने 1 से n तक का टोटल वर्क डन निकालना था तो इन तमाम पैचेस के अलोंग वर्क डन को हम ऐड अप कर देंगे। तो ये जो टोटल वर्क डन होगा हमारे पास ये तमाम वर्क डन के सम के इक्वल होगा। इसको हम नाम देंगे टोटल वर्क डन का। इसकी सबस्क्रिप्ट में टोटल लिख दें। ये किसकी इक्वल होगा? यस वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3 प्लस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस वर्क डन फ्रॉम n-1 to n। इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यूज़ जब ये सारी पुट करेंगे, इसको देखें ज़रा गौर से, टोटल वर्क डन हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट में कैपिटल टी लिख दें, टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। 1 to 2 कितना होगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3। ये कितना होगा? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लिख देंगे आप। माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r2 माइनस 1/r3 और 3 से 4 का अगर हम बात करें माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/r3 माइनस 1/r4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट का लिखें, ये हो जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1/r(n-1) माइनस 1/rn। ये हमारे पास टोटल वर्क डन हो जाएगा ऑब्जेक्ट को 1 से n तक डिस्प्लेस करवाने में। जितना ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑब्जेक्ट पे वर्क डन करना पड़ेगा ये उसका एक्सप्रेशन होगा। अब देखिए इसमें तमाम वैल्यूज़ में माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन आ रहा है, इसको यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। टोटल वर्क डन हो जाएगा माइनस कैपिटल जी
कैपिटल एम स्मॉल एम को यहाँ पे कॉमन किया तो बाकी जो बचा है उसको लिख दें 1/r1 माइनस 1/r2 और यहाँ से प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/rn माइनस 1 माइनस 1/rn हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ये हमने यहाँ पे कैपिटल एम कैपिटल जी स्मॉल एम को यहाँ पे कॉमन किया तो बाकी ये एक्सप्रेशन बचा। ज़रा गौर से देखें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़ के जो टर्म माइनस में आ रही है वही अगेन प्लस में भी आ रही है। जैसे ये देखें -1/r2 प्लस 1/r2, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, -1/r3 आगे आएगा प्लस 1/r3, -1/r4 प्लस 1/r4, ठीक है। उसी तरह से इसको देखें, इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो होगी 1/rn-2 माइनस 1/rn-1 तो प्लस 1/rn-1। पहली और लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी जो टर्म प्लस में आएगी वो माइनस में भी आएगी, मीन ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के। तो बाकी एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ यूँ बचेगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम into 1/r1 minus 1/rn। ये एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए rn किस पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से, n पॉइंट का, और वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। मीन n की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे सपोज की हुई है कि n इन्फिनिटी पॉइंट है। n अगर इन्फिनिटी है तो इसका जो rn होगा, जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, वो भी कितना होगा, ये ऐसा कोर्स इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये जो आपका टोटल वर्क डन है w, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1/r1 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो बाकी एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास टोटल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 1/r1। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट को 1 पॉइंट से n इन्फिनिटी पॉइंट तक लेकर जाने में वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन। W को रिप्लेस कर दें कैपिटल U से और इसकी सबस्क्रिप्ट में G लिख दें, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसकी इक्वल होगा, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडिंग बाय R1। सबस्क्रिप्ट्स को अगर रिमूव करें तो ये हो जाएगा UG इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडिंग बाय R। This is a value of a absolute gravitational potential energy of an object at a point r from the center of a earth। सेंटर ऑफ अर्थ से किसी भी r डिस्टेंस पे मौजूद ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अगर इस एक्सप्रेशन की डिपेंडेंस को चेक करें, ज़रा गौर से देखें, यू जी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी। कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही है। कैपिटल एम मैस ऑफ अर्थ, ये भी कांस्टेंट है। स्मॉल एम मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। मीन ऊपर वाली सारी टर्म जो है वो कांस्टेंट है ओवर आर। आर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ।
ये वेरी कर सकता है। ऑब्जेक्ट किसी आर पॉइंट पे था, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मीन आर वेरी कर सकता है। आप यहाँ से देखिए एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। इससे आपको नज़र लग रहा होगा, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आर के बढ़ने से शायद एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता। देखें ज़रा गौर से, अगर स्मॉल आर की वैल्यू बढ़े, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल इसका जो अंश है वो स्मॉल होगा। बटे वाली रकम अगर बढ़ेगी तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अंश स्मॉल होगा नेगेटिव में, और इसका मतलब है कोई चीज़ नेगेटिव में स्मॉल होती है तो एक्चुअली वो लार्जर होती है। मीन आर के बढ़ने से ये वाली जो वैल्यू है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी, और लेस नेगेटिव होगी मीन इंक्रीज़ होगी, यू जी की वैल्यू बढ़ेगी। मीन आर के बढ़ने से ये वाला फैक्टर लेस नेगेटिव होगा, नेगेटिव में कम हो जाएगा, और नेगेटिव में कम होने का मतलब है बढ़ रहा है। मीन आर बढ़ेगा तो यू जी की वैल्यू एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर आर की वैल्यू कम होती है, आर की वैल्यू कम होगी तो ये वाला फैक्टर मोर नेगेटिव होगा, इसका अंश ज़्यादा नहीं आएगा। आर की वैल्यू अगर कम होगी तो बटे वाली रकम अगर छोटी है तो इसका अंश ज़्यादा आएगा, मीन मोर नेगेटिव। और कोई चीज़ अगर मोर नेगेटिव होती है तो उसका मतलब वो डिक्रीज़ हुई है। यस, तो यहाँ से आपने क्या नोट किया, यहाँ से आपने ये नोट किया कि अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर आर की वैल्यू कम होगी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। और अगर हम बात करें इसका रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे कभी भी ज़ीरो नहीं होती, ये सेंटर ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ ज़ीरो एट सेंटर ऑफ अर्थ, नॉट ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ। और ये जो पेपर में क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, वो ये बोलता है डिफाइन द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कि एक ऑब्जेक्ट जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है उसके लिए एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करें, तो वो आप कैसे करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पहले तो हमने इसको किसी सम हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस रखा था, अब अगर इसको हम अर्थ सरफेस के ऊपर प्लेस कर दें तो इसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस कितना बनेगा, जितना इस अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। मीन आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या करेंगे, स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे। जब ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आ जाएगा तो उस वक्त जो उसका सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस होगा कितना होगा, जितना अर्थ का रेडियस है। तो आप स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा यू जी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडिंग बाय कैपिटल आर. This is the expression for absolute gravitational potential energy of an object which is placed on a surface of a earth.